I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उद्घोष देने वाले भारत माँ के लाडले वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, मैं हूं एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य जिनको जानकर एक तरफ तो आपका प्राउड उनके लिए थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ इंटरेस्टिंग और रोचकर बातें जानने को भी मिलेंगी। तो वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के फेमस नारे के रचयिता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। 23 जनवरी 1897 को उनका बर्थ हुआ था और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। मैंने कहा माना जाता है बिकॉज उनकी मृत्यु के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। यदि मृत्यु नहीं हुई तो क्या हुआ, तो आए गुमनामी बाबा। कौन थे गुमनामी बाबा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने जाऊंगा। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, उनका योगदान भारत माँ को बेड़ियों से, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने में अविस्मरणीय है। एक ऐसा योगदान है जिसके पैरेलल और कोई भी दूसरी बलिदान की गाथा खड़ी नहीं होती। हालांकि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का योगदान सिस्टमेटिक तरीके से भारत को आजाद करवाने के लिए प्रमुखतम माना जाता है, परंतु मेरा मानना है और इस देश के बहुत सारे चिंतकों का, बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है कि सुभाष चंद्र बोस का योगदान किसी से भी कम नहीं है। हालांकि प्रत्येक शहीद अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कोई तुलना करने वाली बात ही नहीं है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को, जो सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के सिंबलाइज करने के रूप में सेलिब्रेट होता है। जानते हैं सुभाष जी के बारे में कुछ बड़ी ही रोचक जानकारियां। सबसे पहली कॉमन सी बात कि उनका जो जन्म हुआ था वो कटक में हुआ था, बंगाल क्षेत्र के। इनका जन्म कटक में हुआ था जो वर्तमान के पश्चिमी बंगाल में आता है। और इनके 14 सिबलिंग्स थे, मतलब इनके पिता के 15 पुत्र पुत्रियां थीं, जिनमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। ये एकेडमिकली बहुत ही मजबूत थे। 10th क्लास में सेकंड डिवीजन भी आई थी और उस जमाने की सेकंड डिवीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। सुभाष चंद्र बोस गुलाम भारत के तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी राज की ICS की परीक्षा पास करी थी और उसके बाद 1921 में इस्तीफा भी दे दिया था बिकॉज वो अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों के लिए नौकरी नहीं करना चाहते थे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का इनके ऊपर गजब का असर था, बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस थे पंडित रामकृष्ण मिशन जी की शिक्षाओं से और स्वामी विवेकानंद जी के साहित्यिक कामों से। उनकी कथाओं को, इनकी बातों को ये अपने जीवन में चरितार्थ भी किए थे, लागू भी किए थे और उसके हिसाब से अपने जीवन का अनुसरण भी किया था। तो स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण गुरुजी के साहित्यिक रचनाओं को पढ़ते रहने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी एक समाजवादी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हो गए और इसी विचारधारा के कारण कॉलेज के ही समय में उनको सबसे पहले कॉलेज से एक्सपेल किया गया था। क्यों एक्सपेल किया गया था? क्योंकि एक तत्कालीन प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर ओएटन। उनका कॉलेज था प्रेसिडेंसी कॉलेज। इन प्रोफेसर साहब पर एक बार हमला हो जाता है। हमला होने का कारण ये होता है कि इन्होंने भारतीय छात्रों को बड़े गलत तरीके से ट्रीट किया था। उस हमले में नाम आता है हमारे नेताजी का। हालांकि नेताजी ने फॉर्मल अपील करी कि उनका उस हमले में कोई उनको भाग लेना नहीं था, उनका उसमें कोई हाथ नहीं था, परंतु फिर भी उनको उस समय कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद हम आते हैं 1923 की तरफ और 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के चीफ हो गए थे। 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के चीफ होने के बाद 1938 में सुभाष बाबू को मौका मिला तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और मैं कहूँ इकलौती राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के चीफ मतलब अध्यक्ष बनने का। हालांकि
प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन हुआ उसमें नेताजी ने बापू मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कैंडिडेट सीतारामैया को हराया, और सीतारामैया की हारने के बाद राष्ट्रपिता ने कहा था सार्वजनिक रूप से कि सुभाष ने सीतारामैया को नहीं, मुझे हराया है। हालांकि उनकी इस बात से सुभाष बाबू इतने आहत हुए हार्दिक रूप से कि और भी कुछ राजनीतिक मतभेद जो इनके और बापू के बीच में चलते थे, उसके कारण प्रेसिडेंसी के पद से सुभाष बाबू ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दिया और भारत छोड़कर जर्मनी चले गए। जाने से पहले ऑल इंडिया रेडियो पर इन्होंने जनता के नाम एक संदेश दिया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाने का क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस जी को ही दिया जा सकता है। उसके बाद इनको जेल हुई 11 बार। 1921 से 1941 के बीच में जब तक सुभाष बाबू हिंदुस्तान में रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम करते रहे। उन क्रांतिकारी कामों के चलते इनको 11 बार जेल में जाना पड़ा। सुभाष बाबू ने अपना स्वयं का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, स्वराज। पहले एक बंगाली नेता हुआ करते थे चितरंजन दास जी, उनका एक न्यूज़पेपर हुआ करता था फॉरवर्ड न्यूज़पेपर, उसमें संपादक की हैसियत से सुभाष बाबू काम करते थे। फिर इन्होंने अपना स्वयं का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था स्वराज, और स्वराज की सहायता से जनता के जागरण का इन्होंने काम किया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बर्लिन मतलब जर्मनी में उसकी स्थापना करी और उसी को आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया। ये बड़े ही प्रगतिशील विचारक थे। इस प्रगतिशील विचारधारा के ही कारण आज़ाद हिंद फौज में रानी की झांसी रेजिमेंट की भी स्थापना करी गई, और ये रेजिमेंट के समय अपने भाषण में इन्होंने कहा था कि मुझे वो महिलाएं चाहिए जो तलवार का घूंघट करती हों, जैसे 1857 की लड़ाई में भारतीय भूमि पर जन्मी बहादुर रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। हालांकि उस समय के हिसाब से महिलाओं को युद्ध में उतरने का आमंत्रण देना एक नई सोच हुआ करता था, और इस नई सोच के चलते सुभाष बाबू की सार्वजनिक आलोचनाएं भी हुईं। फिर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की साइड से तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमला किया था, लेकिन नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम ड्रॉप होने के बाद जापान ने आज़ाद हिंद फौज के पीछे से अपना सपोर्ट खींच लिया, जिसकी वजह से आज़ाद हिंद फौज को ब्रिटिश आर्मी के समक्ष हारना पड़ा। और सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक प्लेन की सहायता से भारत से जर्मनी के लिए उड़ान भरे। अब यह प्लेन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर जाता है, इसमें आग लग जाती है, प्लेन में बैठे सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं लोगों में से एक थे हमारे सुभाष बाबू। जिन डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, मतलब प्लेन समुद्र में गिरा तो कुछ लोग किनारे तक पहुंचे, उनमें से एक सुभाष बाबू भी थे। काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने इलाज किया तो उन्होंने दावा किया कि सुभाष बाबू पूरे तरीके से होश में थे, अपने विषय में सब कुछ बता रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के उपचार के बावजूद वो कोमा में चले जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि भारतीय जनमानस में या भारतीय संदर्भ में एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस होते हैं, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य जो तीर्थ है अयोध्या और फैजाबाद के क्षेत्र में, गुमनामी बाबा के नाम से एक बड़े ही बुद्धिजीवी प्रकार के व्यक्ति थे, परंतु बाकी जनता से एकदम अलग थलग। ना ये किसी के घर जाते थे, ना कोई इनके घर जाता था। बेहद चंद विश्वास पात्र लोग इनसे मिलने आते थे। ये अपना मकान बदलते रहते थे, लेकिन आमतौर पे उसी शहर में। ये अपने कमरे से भी बाहर बेहद कम निकलते थे, लेकिन जो लोग इनको निकट से जानते थे उन लोगों ने ये बात कही कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जिसको माना गया 1945 में मृत्यु, 1945 से आने वाले कई दशक तक वो व्यक्ति एक अप्रत्यक्ष तरीके से चर्चा का केंद्र बना रहा। ऐसा माना गया कि गुमनामी बाबा के नाम से वही व्यक्ति हैं। हालांकि सितंबर 18 को, मतलब 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा की भी डेथ हो जाती है, जिनका अंतिम संस्कार 18 सितंबर को कर दिया जाता है। परंतु आश्चर्य यहाँ पर ख़त्म नहीं होते और रहस्य अभी भी रहस्य ही रहता है, क्योंकि ना तो डेड बॉडी की कोई पिक्चर या फोटो कहीं किसी के पास रिकॉर्ड में है,
जिन लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए, ना ही वो लोग कभी मीडिया या पब्लिक के सामने आए, ना ही उन लोगों ने कोई किसी प्रकार का औपचारिक, अनौपचारिक, आधिकारिक, गैर आधिकारिक, व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का बयान दिया। हाँ, गुमनामी बाबा के कमरे से जो साहित्य मिला, जो कुछ वस्तुएं मिली, वो बार बार इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। ये ऐसा रहस्य है जो अभी तक रहस्य है कि एक्चुअली वास्तव में वो 1977 तक जीवित थे या 1945 में ही चल बसे। एनीवेज, ये थी आपके समक्ष एक वीडियो रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम उन्हें याद करें, उनके जीवन से कुछ सीखें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो हम सौभाग्यशाली होंगे और माँ भारती की सेवा थोड़ा और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मिलते हैं फिर किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। जय हिंद। दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मत वाले मन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मत वाले मन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। सुभाष हमारा हावी है, गुलामी के तालों की चाबी है, ऐसा खतरा बाकी है, खुदा भी हमारा साथी है। हम दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है।